हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू स्टडी विद ज्ञान प्रकाश। दोस्तों, करंट अफेयर्स की वीडियो नंबर 9 में आप लोगों से सवाल ये पूछा गया था कि पृथ्वी पर कितने प्रतिशत ताज़ा जल यानी कि फ्रेश वाटर की उपलब्धता है, और सही जवाब था ऑप्शन सी यानी कि 3%। तो फ्रेंड्स, पृथ्वी पर लगभग 2.5 से लेकर 2.75% या लगभग 3% ही ताज़ा जल उपलब्ध है, जो कि पृथ्वी का 3/4 भाग जल स्रोतों से भरा हुआ है। तो सही जवाब था ऑप्शन सी, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों का जवाब बिल्कुल करेक्ट था। जो लोग आंसर दे रहे हैं फ्रेंड्स, उनको बहुत सारी बधाई, और जो लोग आंसर नहीं दे रहे हैं उन लोगों से यही कहना होगा कि आप भी आंसर देना स्टार्ट करें। इससे आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी और एग्ज़ाम में इससे आपको बहुत अधिक हेल्प मिलने वाली है। तो आप अपने इम्प्रूवमेंट के लिए आंसर देना स्टार्ट करें। तो शुरू करेंगे 10 जनवरी के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स, लेकिन उसके पहले कुछ महत्वपूर्ण नियुक्तियां हैं जिसका रिवीजन कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, जस्टिस हिमा कोहली को तेलंगाना की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है। तो ये भी याद रखना कि कुल मिला के 25 हाईकोर्ट हैं भारत में इस समय, और इसमें से सिर्फ एक हाईकोर्ट यानी कि तेलंगाना हाईकोर्ट में जो मुख्य न्यायाधीश हैं वो महिला हैं। तो ये भी आप याद रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जरूर जाएगा। जस्टिस राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। जस्टिस सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी हाईकोर्ट का, और जेके माहेश्वरी को सिक्किम हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। अरूप कुमार गोस्वामी को आंध्र प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्ति मिली है। तो ये कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं जो आपको पता होने चाहिए, और आने वाले समय में हम इन फैक्ट्स को 2-3 बार रिवीजन करेंगे ताकि सारी चीज़ें आपको अच्छे से रट जाएं, याद हो जाएं। तो शुरू करते हैं अब आज के इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज। नई दिल्ली स्कूल बैग नीति के अनुसार स्कूल बैग का वजन क्या होना चाहिए? सही जवाब होगा फ्रेंड्स इसका क्या? ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन बी, यानी कि उनके शरीर के वजन का 10% या इससे कम। तो दोस्तों, यहाँ पर दिल्ली सरकार ने स्कूल बैग पॉलिसी 2021 को लागू करने के निर्देश दे दिए हैं, और इस नीति के तहत निदेशालय के अधीन सभी स्कूलों में प्राइमरी, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कक्षाओं के बच्चों के स्कूली बस्ते के वजन को कम करने का प्रयास किया जा रहा है। तो प्री प्राइमरी के जो बच्चे होंगे उनको तो कुछ भी लेकर स्कूल नहीं जाना है, कोई भी किताब कापी। 1 और 2 के जो बच्चे होंगे वो सिर्फ एक नोटबुक लेकर जाएंगे। कक्षा 1 से 10 तक के जो बच्चे होंगे उनके स्कूल बैग का जो वेट होगा, ये बच्चे के वेट का 10% से ज़्यादा नहीं हो सकता। यानी कि अगर बच्चा 20 किलोग्राम का है तो बस्ता 2 किलोग्राम से कम ही होगा। बच्चे के स्कूल बैग्स की निरंतर जांच होगी ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि वे वजनी बैग नहीं उठा रहे हैं, और स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को सही तरीके के स्कूल बैग्स की जानकारी दी जाएगी। साथ ही स्टूडेंट्स को ये जागरूक किया जाएगा कि वो जो बैग का स्ट्रैप होता है वो दोनों कंधों पर रखें ताकि बैग का वजन शरीर पर बराबर बराबर बटा रहे। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 7 जनवरी को अटेली हरियाणा स्टेशन से दुनिया की पहली डबल स्ट्रैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है। 1.5 किलोमीटर लंबी यह ट्रेन हरियाणा अटेली से कहाँ तक चलेगी? तो फ्रेंड्स, ये चलेगी राजस्थान तक, किशनगढ़ तक। तो सही जवाब है इसका ऑप्शन ए, यानी कि किशनगढ़। तो फ्रेंड्स, जरूर याद रखना कि ये जो दुनिया की पहली डबल स्टैक इलेक्ट्रिक कंटेनर ट्रेन है, जैसा कि आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीर में, कि ये जो है इस तरीके से समझिए कि डबल कंटेनर ट्रेन है ये, जो कि इलेक्ट्रिक से चल रही है। दुनिया में अभी तक ऐसी कोई भी मालगाड़ी नहीं चली थी। तो दोस्तों, ये चलेगी कहाँ से? हरियाणा से चलेगी, जाएगी राजस्थान तक। तो 1.5 किलोमीटर लंबी इस ट्रेन के वैगन की क्षमता पुरानी मालगाड़ियों से 14% अधिक है, और यह इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन से चलने वाली दुनिया की पहली डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन है। यह ट्रेन अकेले 270 ट्रकों का भार उठाने में सक्षम है। यानी कि एक ट्रेन जब चलेगी तो 270 ट्रकों का काम हो जाएगा। डबल स्टैक लॉन्ग हॉल कंटेनर ट्रेन यानी कि ऊपर नीचे कंटेनर लेकर चलने वाली मालगाड़ी के परिचालन में 25 टन का बढ़ा हुआ एक्सल लोड होगा। इसे DFCCIL के लिए RDSO के वैगन विभाग द्वारा डिजाइन किया गया है। तो ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन, हाल ही में दिल्ली हाईकोर्ट की वरिष्ठतम न्यायाधीश जस्टिस हिमा कोहली को किस प्रदेश के हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि जस्टिस हिमा कोहली जो है बनी हैं
तेलंगाना की मुख्य न्यायाधीश, तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश। और ये पहले कहाँ पर थी? तो दोस्तों इसके पहले ये दिल्ली हाईकोर्ट की वरिष्ठतम न्यायाधीश थी। ठीक है, तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जी हाँ, तेलंगाना। तो दोस्तों यहाँ पर न्यायमूर्ति हिमा कोहली ने तेलंगाना हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। तेलंगाना के राज्यपाल डॉक्टर तमिलिसाई सुंदरराजन ने हैदराबाद के राजभवन में आयोजित एक समारोह में उन्हें शपथ दिलाई है। जस्टिस कोहली की नियुक्ति के साथ ही तेलंगाना हाईकोर्ट को अपनी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश मिल गई हैं और इस समय वह देश के 25 हाईकोर्ट में से वर्तमान में एक में अकेली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। मुख्य न्यायाधीश हिमा कोहली ने मुख्य न्यायाधीश राघवेंद्र सिंह चौहान की जगह ली है। राघवेंद्र सिंह चौहान को उत्तराखंड हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। तो सारे फैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं आपको कि दिसंबर 2020 का संपूर्ण करंट अफेयर्स इस समय ई बुक के रूप में चैनल पर उपलब्ध है, जिसकी पीडीएफ आप मात्र 49 रुपये में खरीद सकते हैं। लिंक आपको दे दिया गया है वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में। दोस्तों ये एक संपूर्ण मैगजीन है और एक नया अनुभव देगी आपको करंट अफेयर्स को पढ़ने का। इसमें एमसीक्यूज मिलेंगे, पूरी व्याख्या मिलेगी, जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पर चित्रों के साथ आपको व्याख्या मिलेगी। कोई भी फालतू चीज़ नहीं है और पूरी डिटेलिंग के साथ आपको प्रत्येक प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो एक कंप्लीट ई बुक है, इसे आपको परचेज जरूर करना चाहिए और जो लोग गंभीरता से परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इसे जरूर परचेज करेंगे। तो लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। आगे बढ़ते हैं। हाल ही में किस संगठन ने वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया है? वैश्विक खाद्य मूल्य सूचकांक जारी किया गया किसके द्वारा? दोस्तों ये जारी किया है FAO यानी कि खाद्य और कृषि संगठन ने। तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट है। और फ्रेंड्स अब यहाँ पर आपको हम और बता दें कि वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स, इसको लिखेंगे आप वर्ल्ड फूड प्राइस इंडेक्स यानी कि WFPI, इसको जारी किसने किया है? FAO ने इसे जारी किया है। तो इसे वर्ष 1996 में वैश्विक कृषि वस्तु बाजार के विकास की निगरानी में मदद के लिए सार्वजनिक रूप से पेश किया गया था। FAO फूड प्राइस इंडेक्स यानी कि FPI खाद्य वस्तुओं की टोकरी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक बदलाव का एक मापक है। बेसिकली आप इसके बारे में यही समझिए कि FAO फूड प्राइस इंडेक्स क्या है? ये खाद्य वस्तुओं की टोकरी के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में मासिक बदलाव का एक मापक है कि जो खाद्य वस्तुएं हैं उनमें अंतर्राष्ट्रीय रूप से क्या बदलाव आ रहे हैं, कीमतें बढ़ रही हैं या फिर घट रही हैं। और इसका जो आधार वर्ष है ये 2014-16 है, ये भी आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाए जाने वाले 16वें प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि PBD कन्वेंशन 2021 का विषय यानी कि थीम क्या है? तो फ्रेंड्स इसकी थीम रखी गई है कंट्रीब्यूटिंग टू आत्मनिर्भर भारत यानी कि विकल्प ए यहाँ पर हमारा बिल्कुल सही है। तो आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि विदेश मंत्रालय के बयान के मुताबिक 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का मुख्य विषय आत्मनिर्भर भारत में योगदान है। इसमें कहा गया है कि दुनिया भर में भारतीय समुदाय के लोगों की भावनाओं को ध्यान में रखते हुए कोविड-19 महामारी के बीच 9 जनवरी 2021 को डिजिटल माध्यम से 16वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का आयोजन किया गया है। और फ्रेंड्स यहाँ पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम के लिए, वो भी याद रखना कि प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन का उद्घाटन किया है किसने? हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और इसमें सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी प्रमुख संबोधन देंगे। तो ये दोनों पॉइंट याद रखना। उद्घाटन किया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा और मुख्य संबोधन दिया है किसने? सूरीनाम के राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी ने। सम्मेलन के दौरान युवाओं के लिए ऑनलाइन भारत को जानिए क्विज के विजेताओं की घोषणा की जाएगी। प्रवासी भारतीय दिवस समारोह के समापन सत्र को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधित करेंगे। और दोस्तों आपको ध्यान रहे कि युवा प्रवासी भारतीय दिवस 8 जनवरी 2021 को भारत और भारतीय समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना विषय पर वर्चुअल रूप से मनाया गया था। किस विषय पर? भारत और भारतीय समुदाय से सफल युवाओं को एक साथ लाना, ये विषय था। ये कब मनाया गया? 8 जनवरी को। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन कभी कभी और भी पूछा जाता है एग्जाम में कि पहली बार प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया गया था? सही जवाब है 2003 में। और दोस्तों ये 9 जनवरी को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि महात्मा गांधी 9 जनवरी 1915 को दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। यही वजह है कि प्रतिवर्ष 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस होता है। अगला क्वेश्चन,
एक किताब आई है, नॉवेल है, राइट अंडर योर नोज नामक उपन्यास किसने लिखा है? और दोस्तों इसे लिखा है किसने? जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये कवर पेज है, आर गिरधरन ने। तो आपको याद दिला दें कि आर गिरधरन ये रिजर्व बैंक के महाप्रबंधक हैं और उनकी ये पहली पुस्तक है, तो ये भी आप याद रखना। केंद्र सरकार ने लद्दाख में सिंधु पर 144 मेगावाट की कितने जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी है? तो लद्दाख में सिंधु पर 144 मेगावाट के कुल 8, यानी कि ऑप्शन डी हमारा सही है, कुल 8 जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है केंद्र सरकार के द्वारा। दोस्तों आपको बता दें कि इन नई परियोजनाओं को केंद्रीय जल आयोग और सिंधु आयुक्त की मंजूरी मिल चुकी है। पाकिस्तान को भी ये सूचना दी जा चुकी है और ये परियोजनाएं कारगिल और लेह में पड़ेंगी। ठीक है, तो सही जवाब है ऑप्शन डी। मिट्टी पर पानी की जांच के लिए किस प्रदेश ने कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है? उत्तर प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या फिर आंध्र प्रदेश? सही जवाब होगा इसका क्या? इनमें से कोई नहीं, ये प्रदेश है कर्नाटक। ठीक है, तो कर्नाटक ने कृषि संजीवनी वैन को हरी झंडी दिखाई है। और फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बता दें कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? वीएस येदियुरप्पा। उन्होंने 7 जनवरी 2021 को बेंगलुरु में कृषि संजीवनी वैन का शुभारंभ किया है। इस अवसर पर 40 वैन खेतों के लिए रवाना की गई हैं। इनमें कृषि विभाग के विशेषज्ञ खेतों में जाकर किसानों की उपज बढ़ाने के लिए मिट्टी तथा पानी की जांच करेंगे और उन्हें कीट नियंत्रण के उपाय भी सुझाएंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में राज्य के जिलों में प्रत्येक किसान सहायता केंद्र के लिए ऐसी एक वैन उपलब्ध कराने का कृषि विभाग का प्रस्ताव है। अगला प्रश्न, चित्रा घोष जिनका हाल ही में निधन हो गया है, जो निम्नलिखित में से एक बड़ी हस्ती की भतीजी थी, तो ये हस्ती कौन थी? जी हाँ, ऑप्शन सी, सुभाष चंद्र बोस। तो फ्रेंड्स, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भतीजी और जानी मानी शिक्षाविद चित्रा घोष का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वो 90 वर्ष की थी। उनके निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर शोक जताया है। चित्रा घोष कोलकाता में लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज में राजनीति विज्ञान विभाग की पूर्व प्रमुख रह चुकी थी। अगला क्वेश्चन, हाल ही में कोलकाता अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के किस संस्करण का उद्घाटन पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने किया है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन, जी हाँ, ऑप्शन सी, यानी कि 26वें संस्करण का। तो फ्रेंड्स, कोलकाता फिल्म फेस्टिवल की स्थापना हुई थी 1955 में। यह भारत का सबसे पुराना अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल है। यह फेस्टिवल वेस्ट बंगाल फिल्म सेंटर और वेस्ट बंगाल सरकार से आयोजित किया जाता है मिलजुल कर। मतलब इसका जो आयोजन होता है ये वेस्ट बंगाल फिल्म सेंटर और पश्चिम बंगाल की सरकार का एक संयुक्त रूप से आयोजन है। 26वें कोलकाता फिल्म महोत्सव का वर्चुअल उद्घाटन मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने किया। यह 7 दिन चलेगा और इस साल 2 प्रसिद्ध हस्तियों को श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। ये हस्तियां हैं सत्यजीत रे और सौमित्र चटर्जी। अब दोस्तों, आज का प्रश्न आप सभी लोगों के लिए, कलकत्ता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI की स्थापना किसने की थी? ISI की स्थापना कलकत्ता में किसने की थी? भारतीय सांख्यिकी संस्थान। JM सेन गुप्ता, आर्यन मुखर्जी, शुभेंदु शेखर बोस या फिर प्रशांत चंद्र महालनोबिस ने? दोस्तों ये प्रश्न पूछा गया था SSC CHSL 10+2 एग्जाम में। परीक्षा हुई थी 19 सितंबर 2020 को। तो इसका जवाब आप लोग जरूर लिखिएगा। हम मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, यानी कि 11 जनवरी के वीडियो में, और इस प्रश्न का सही जवाब भी आपको मिलेगा 11 जनवरी के वीडियो में। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। आज्ञा दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।